नमस्कार दोस्तों, दी चेंज माइंडसेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया है। सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड बाय युवाल नोआ हरारी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान, जो कभी अफ्रीका के किसी कोने में रहने वाले एक मामूली से जानवर थे, आज इस पूरी दुनिया के मालिक कैसे बन गए? मैं आपको गारंटी देता हूं, इस ऑडियो को सुनने के बाद आप दुनिया को, अपने इतिहास को और अपने अस्तित्व को पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। यह किताब आपके दिमाग के सारे तार हिला देगी। हम इंसान इतने एडवांस्ड होकर भी परेशान क्यों हैं? हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी दिल के अंदर इतनी खाली जगह क्यों है? हम पैसा, धर्म, देश, समाज, इन सब चीजों के पीछे क्यों भागते हैं? हम लड़ते क्यों हैं? दुखी क्यों रहते हैं? इस ऑडियो में आपको इन सारे क्यों के जवाब मिलेंगे। यह आपको बताएगी कि आप जैसे सोचते हैं, जैसे महसूस करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वह क्यों करते हैं। जरा सोचिए, आप एक टाइम मशीन में बैठकर 70,000 साल पीछे जा रहे हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे एक मामूली सा प्राणी, होमो सेपियंस, धीरे धीरे इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली जीव बन गया। यह ऑडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जीना नहीं चाहते, बल्कि अपने होने का मतलब समझना चाहते हैं, जो भेड़ चाल से थक चुके हैं और जानना चाहते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जिसने हमें भगवान बना दिया, एक ऐसे धोखे पर जिसमें हम सब खुशी खुशी फंस गए। अगर आप अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने से डरते हैं, अगर आप सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम सब एक बहुत बड़ी काल्पनिक कहानी का हिस्सा हैं, तो शायद यह ऑडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप हिम्मत रखते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी दुनिया अब बदलने वाली है। चैप्टर 1, संज्ञानात्मक क्रांति। वो पल जब हम कहानीकार बने। लगभग 70,000 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। उस समय धरती पर सिर्फ हम, होमो सेपियंस, ही नहीं थे। निएंडरथल, होमो इरेक्टस और भी कई मानव प्रजातियां थीं। हम कोई खास नहीं थे। हम फूड चेन में कहीं बीच में थे। हम बड़े जानवरों से डरते थे, छोटे मोटे शिकार करते थे, मरे हुए जानवरों पर निर्भर रहते थे। हमारा इस दुनिया पर कोई खास असर नहीं था। लेकिन फिर एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। विज्ञान कहता है हमारे डीएनए में एक छोटा सा बदलाव हुआ, एक एक्सीडेंटल म्यूटेशन। यही था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, संज्ञानात्मक क्रांति। इसी ने एक मामूली से जानवर को दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली जीव बना दिया। और यह बदलाव क्या था? यह था भाषा। आप कहेंगे जानवरों के पास भी भाषा होती है। बंदर चिल्लाकर बताते हैं कि शेर आया है। मधुमक्खियां नाचकर बताती हैं कि फूल कहाँ है। सही है, लेकिन हमारी भाषा में एक ऐसी सुपर पावर थी जो किसी और के पास नहीं थी। हम गपशप कर सकते थे, हम कल्पना कर सकते थे, हम ऐसी चीजों पर बात कर सकते थे जो असल में होती ही नहीं थीं। जैसे भगवान, भूत, देश, कंपनी, कानून, पैसा। एक चिंपैंजी आपको कभी नहीं बताएगा कि अगर तुम मुझे केले दोगे तो मरने के बाद तुम्हें बंदरों के स्वर्ग में ढेर सारे केले मिलेंगे। इस तरह की काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करने की शक्ति सिर्फ इंसानों के पास थी। इसी ने हमें हजारों, लाखों, करोड़ों अजनबियों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता दी। एक भारतीय सैनिक दूसरे सैनिक के लिए जान दे सकता है जिसे उसने कभी देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों भारत नाम की कहानी पर विश्वास करते हैं। दो वकील जो कभी नहीं मिले, एक कंपनी को बचा सकते हैं, क्योंकि दोनों कानून की कहानी पर विश्वास करते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब हमारी कल्पना की कहानियां हैं जिन पर लाखों लोग विश्वास करते हैं। गूगल, अमेज़न, रिलायंस, ये भी बस कागज पर लिखी कहानियां हैं
जिन पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। यही भाषा और कहानी की शक्ति लेकर होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले और जहां जहां पहुंचे वहां के विशाल जानवर विलुप्त होने लगे। मैमथ, विशाल कंगारू, बड़े हाथी सब हमारे शिकार बने। हम दुनिया के टॉप प्रेडेटर बन गए। फूड चेन के बीच से एक झटके में सबसे ऊपर पहुंच गए। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हम कहानियां बना सकते थे और उन पर यकीन कर सकते थे। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ छुपा है, क्या इस शक्ति ने हमें खुश भी किया? क्या दुनिया पर राज करना ही हमारी नियति थी, या हम एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े थे जो आगे चलकर एक बड़े जाल में बदल गया? हमने दुनिया जीत ली, पर क्या हमने खुशी जीती? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम इतिहास के उस सबसे बड़े धोखे की बात करेंगे जिसमें हम आज तक फंसे हुए हैं। चैप्टर नंबर 2, कृषि क्रांति, इतिहास का सबसे विशाल धोखा। जब हम कृषि क्रांति या एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सुंदर तस्वीर आती है। हमें लगता है कि यह इंसानियत के लिए एक बहुत विशाल छलांग थी। हमने शिकार के लिए भटकना त्याग दिया, एक जगह बसकर खेती करना सीखा, गांव और शहर बसाए और एक सभ्य जीवन की शुरुआत की। हमें स्कूलों में भी यही सिखाया जाता है कि खेती का आविष्कार इंसान की प्रगति का प्रतीक था। लेकिन युवाल नोवा हरारी इस पूरी धारणा को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि कृषि क्रांति इंसान के इतिहास का सबसे विशाल धोखा थी। यह एक ऐसा जाल था जिसमें होमो सेपियंस बहुत आसानी से फंस गए और आज तक उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। यह सुनकर आपको झटका लग सकता है, लेकिन चलिए इसे गहराई से समझते हैं। लगभग 10,000 साल पहले तक हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक थे। वह जंगलों में घूमते, शिकार करते, फल और कंद मूल इकट्ठा करते थे। उनका जीवन कैसा था? रिसर्च बताती है कि वह हमसे कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुश थे। वह दिन में कुछ ही घंटे काम करते थे, बाकी समय आराम करने, खेलने और सामाजिक मेलजोल में बिताते थे। उनकी डाइट बहुत विविध थी। वह तरह तरह के फल, सब्जियां और मांस खाते थे जिससे उन्हें हर तरह के पोषक तत्व मिलते थे। उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। आज खाना मिल गया बस काफी है, कल की कल देखेंगे। उनके पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं थी, इसलिए कोई चोरी का भय भी नहीं था। उनका जीवन सरल और तनाव मुक्त था। फिर कुछ लोगों ने गेहूं, चावल और मक्के जैसे कुछ पौधों को उगाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि इससे जीवन आसान हो जाएगा। अब खाने के लिए भटकना नहीं होगा, एक ही जगह पर भरपूर अनाज मिलेगा। लेकिन वह गलत थे। यह एक बहुत विशाल धोखा था। असल में इंसानों ने गेहूं को नहीं पाला, बल्कि गेहूं ने इंसानों को पालतू बना लिया। सोचिए, गेहूं क्या चाहता है? वह चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा फैले, उसके रास्ते के पत्थर और कंकड़ साफ हो, उसे दूसरी घास फूस से बचाया जाए, उसे पानी मिले और उसे कीट पतंगों से सुरक्षा मिले। यह सब किसने किया? इंसानों ने। इंसान अब सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करने लगा। वह जमीन जोतता, बीज बोता, घंटों तक पौधों को पानी देता, जंगली घास को हटाता और फसल की रखवाली करता। उसका पूरा जीवन उस गेहूं के पौधे के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसकी आजादी छीन गई। उसकी डाइट अब सिर्फ अनाज पर निर्भर हो गई, जिससे उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगी। एक ही जगह पर रहने और जानवरों के साथ रहने से नई नई बीमारियां फैलने लगी। फसल खराब होने का मतलब था भूखमरी और मृत्यु। आबादी तो अधिक हुई, लेकिन एक औसत किसान का जीवन एक औसत शिकारी संग्राहक से कहीं ज्यादा कठिन, तनावपूर्ण और अस्वस्थ था। इस धोखे का सबसे विशाल असर हमारे दिमाग पर हुआ। पहली बार इंसान भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? अगर कीट फसल खा गए तो क्या होगा? अगले साल के लिए बीज कैसे बचा कर रखें? यह चिंताएं हमारे दिमाग में घर कर गई। संपत्ति का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। यह मेरी जमीन है, यह मेरा अनाज है। और जहां संपत्ति आती है, वहां असमानता भी आती है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीनें हो गई और वह राजा बन गए।
ज्यादातर लोग उनकी जमीनों पर मजदूरी करने वाले किसान बन गए। समाज में वर्ग बन गए, राजा, पुजारी, सैनिक और किसान। इंसानों के बीच शोषण और अन्याय की शुरुआत यहीं से हुई। हम एक आरामदायक जाल में फंस चुके थे। आबादी इतनी अधिक हो चुकी थी कि अब वापस शिकारी संग्राहक जीवन में लौटना नामुमकिन था। हम ज्यादा बच्चों को खिलाने के लिए और ज्यादा अनाज उगाने लगे और ज्यादा अनाज उगाने के लिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने लगे। यह एक ऐसा चक्र था जिससे निकलना असंभव था। तो कृषि क्रांति ने हमें भोजन की सुरक्षा नहीं, बल्कि जनसंख्या विस्फोट, कुपोषण, बीमारियां और सामाजिक असमानता दी। हमने आजादी खोकर गुलामी को चुना। यह एक ऐसा सौदा था जो ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन असल में बहुत महंगा साबित हुआ। अब सवाल यह उठता है कि जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पर रहने लगे तो समाज में व्यवस्था कैसे बनी? इन लाखों अजनबियों को एक साथ कैसे लाया गया? उन्हें कैसे नियंत्रित किया गया? यहीं पर इंसानों ने 3 ऐसे जबरदस्त काल्पनिक आविष्कार किए जिन्होंने हमें एक दूसरे से मिलाया और पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने की नींव रखी। वो 3 आविष्कार क्या थे जो इतने ताकतवर थे कि दुश्मन भी उनके सामने झुक जाते थे? वो कौन सी कहानियां थी जिन पर पूरी इंसानियत ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, मानवता का एकीकरण। पैसा, साम्राज्य और धर्म। कृषि क्रांति के बाद इंसानों की बस्तियां गांवों से शहरों और फिर राज्यों में बदलने लगी। अब लाखों करोड़ों लोग एक ही सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन एक बहुत विशाल समस्या खारी हो गई। इतने सारे अजनबियों को एक साथ कैसे रखा जाए? उनमें एकता कैसे बनाई जाए? उन्हें कैसे समझाया जाए कि वह सब एक हैं और उन्हें मिलकर काम करना चाहिए? इस समस्या को सुलझाने के लिए इंसानियत ने 3 बहुत ही शक्तिशाली काल्पनिक व्यवस्थाएं बनाई। यह ऐसी कहानियां थी जिन पर सबने विश्वास किया और इन्हीं की वजह से आज की हमारी दुनिया का ढांचा तैयार हुआ। यह 3 महान एकीकरण करता थे: पैसा, साम्राज्य और धर्म। चलिए एक एक करके इन तीनों की अद्भुत शक्ति को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। पैसे से पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। अगर आपके पास जूते हैं और मुझे वह चाहिए और मेरे पास गेहूं है, तो हम अदला बदली कर सकते हैं। इसे वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन इसमें बहुत समस्या थी। क्या पता आपको गेहूं की जरूरत ही ना हो? क्या पता मेरे पास उतने गेहूं ना हो जितने की कीमत के जूते हैं? यह बहुत जटिल था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए पैसे का आविष्कार हुआ। पैसा क्या है? क्या यह सिर्फ कागज का एक खंड या धातु का सिक्का है? नहीं, पैसा असल में भरोसे की एक प्रणाली है। यह एक कहानी है जिस पर हम सब विश्वास करते हैं। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि मेरे हाथ में जो 500 का नोट है, उसे कोई भी दुकानदार लेकर मुझे उसके बदले का सामान दे देगा। वह दुकानदार उस नोट को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसे भरोसा है कि कोई और भी उस नोट को स्वीकार कर लेगा। यह भरोसे का एक अंतहीन चक्र है। पैसे की सबसे विशाल ताकत यह है कि यह सार्वभौमिक है। यह किसी धर्म, जाति या देश को नहीं मानता। एक ईसाई और एक मुसलमान भले ही धार्मिक मान्यताओं पर संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन वह दोनों डॉलर या रुपए को खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। ओसामा बिन लादेन अमेरिका से नफरत करता था, लेकिन उसे अमेरिकी डॉलर से कोई परहेज नहीं था। पैसा ही एकमात्र ऐसी कहानी है जिस पर लगभग हर इंसान विश्वास करता है। इसने व्यापार को आसान बनाया, शहरों को मिलाया और एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था की नींव रखी। इसने हमें अजनबियों पर भरोसा करना सिखाया। यह मानवता का सबसे सफल एकीकरण करता है। यह एक ऐसी काल्पनिक सच्चाई है जिसके बिना हमारी आज की दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। दूसरा महान एकीकरण करता था साम्राज्य। साम्राज्य का नाम सुनते ही हमारे मन में क्रूर राजा, युद्ध और शोषण की तस्वीरें आती हैं। यह सच भी है। साम्राज्यों का निर्माण हिंसा और विजय से हुआ, लेकिन उनका एक और पहलू भी था।
साम्राज्यों ने करोड़ों लोगों को एक ही राजनीतिक छतरी के नीचे ला दिया। उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और जातियों के लोगों को एक समान कानून, एक समान भाषा और एक समान पहचान देने की कोशिश की। रोमन साम्राज्य ने पूरे यूरोप और मध्य पूर्व को एक कर दिया। मौर्य और मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल हिस्से को एक शासन के तहत लाया। इन साम्राज्यों की वजह से विचार, तकनीक और संस्कृति बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह फैली। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, जहां लगभग हर देश में एक जैसी राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था है, उसकी मूल इन्हीं पुराने साम्राज्यों में है। उन्होंने हम और वो की दीवारों को हटाया और एक ज्यादा विशाल, एक ज्यादा एकीकृत हम की भावना पैदा करने की कोशिश की। और तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली एकीकरण करता था धर्म। धर्मों ने पैसे और साम्राज्य से भी एक कदम आगे जाकर काम किया। उन्होंने एक सार्वभौमिक और अलौकिक व्यवस्था का विचार दिया। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और हमें कुछ नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए जो इंसानों ने नहीं, बल्कि किसी दिए शक्ति ने बनाए हैं। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे सार्वभौमिक धर्मों ने यह संदेश दिया कि उनकी सच्चाई किसी एक देश या जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इन धर्मों ने करोड़ों अजनबियों को भाईचारे के रिश्ते में बांध दिया। एक स्पेन का ईसाई मोरक्को के किसी ईसाई को अपना भाई समझ सकता था, जिसे वह कभी मिला भी नहीं, क्योंकि वह दोनों एक ही ईश्वर और एक ही कहानी में विश्वास करते थे। धर्मों ने लोगों को एक साझा पहचान और जीवन का एक साझा मकसद दिया तो पैसा, साम्राज्य और धर्म, इन तीन विशाल कहानियों ने मिलकर बिखरी हुई इंसानियत को एक साथ पिरोने का काम किया। इन्होंने हमें ग्लोबल समाज में बदल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। लगभग 500 साल पहले एक और क्रांति हुई, एक ऐसी क्रांति जिसने इन तीनों की शक्ति को कई गुना अधिक कर दिया और इंसान को प्रकृति के सबसे शक्तिशाली जीव से सीधे भगवान बनने के रास्ते पर उपस्थित कर दिया। वो क्रांति थी वैज्ञानिक क्रांति। पर क्या यह शक्ति, यह भगवान बनने की क्षमता हमारे लिए वरदान साबित हुई, या यह एक ऐसा अभिशाप था जो हमें हमारे ही विनाश की ओर ले जा रहा था? इस रोमांचक सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, वैज्ञानिक क्रांति। जब हमने कहा हमें नहीं पता, पिछले हजारों सालों से इंसान पैसा, साम्राज्य और धर्म जैसी कहानियों के सहारे जी रहा था। दुनिया के सारे अहम सवालों के जवाब धार्मिक किताबों में मौजूद माने जाते थे। अगर किसी को कुछ जानना होता तो वह किसी ज्ञानी पंडित या पादरी के पास जाता और वह उसे पवित्र ग्रंथों से जवाब बता देता। यह माना जाता था कि जो कुछ भी जानने लायक है वह पहले से ही लिखा जा चुका है। ज्ञान का स्रोत अतीत में था, लेकिन लगभग 500 साल पहले यूरोप में एक नई और क्रांतिकारी सोच ने जन्म लिया। यह सोच बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली थी। यह सोच थी हमें नहीं पता। यही वह पल था जब वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हुई। इंसान ने पहली बार सामूहिक रूप से अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया। हमने माना कि इस ब्रह्मांड के बारे में, अपने शरीर के बारे में और इस दुनिया के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं वह भी गलत हो सकता है। यही स्वीकारोक्ति विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि आप नहीं जानते, तभी आप जानने की कोशिश शुरू करते हैं। विज्ञान ने कहा, ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि अवलोकन और प्रयोग में है। दुनिया को देखो, उस पर सवाल उठाओ, प्रयोग करो, गणित का इस्तेमाल करो और फिर नतीजे पर पहुंचो। और हाँ, वह नतीजा भी अंतिम सत्य नहीं है। हो सकता है कल कोई नया सबूत आए और आपकी थ्योरी गलत साबित हो जाए। इसी सोच ने ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजे। डार्विन ने बताया कि हम बंदरों के वंशज हैं। आइंस्टीन ने समय और स्थान की परिभाषा ही बदल दी। अचानक इंसानियत अविश्वसनीय गति से ज्ञान अर्जित करने लगी। हमने सूक्ष्म जीवों की दुनिया खोजी, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना शुरू किया और अपने ही शरीर के अंदर मौजूद जटिल मशीनरी को जानने लगे। लेकिन विज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं था, यह शक्ति भी था।
जल्द ही शासकों और व्यापारियों को समझ आ गया कि वैज्ञानिक ज्ञान उन्हें असीम शक्ति दे सकता है। उन्होंने वैज्ञानिकों पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। यहीं से एक शक्तिशाली चक्र शुरू हुआ। विज्ञान, तकनीक, शक्ति और फिर वही शक्ति विज्ञान को और आगे बढ़ाती गई। विज्ञान, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का यह गठबंधन इतिहास की सबसे प्रभावशाली ताकत बन गया। जब कोलंबस भारत की खोज में निकला तो स्पेन की रानी ने उसे पैसा दिया। जब वह गलती से अमेरिका पहुंचा, उसने महाद्वीप पर कब्जा कर लिया। उसके जहाजों में वैज्ञानिक और नक्शा बनाने वाले भी थे। कैप्टन कुक जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, उसके साथ भी वैज्ञानिक थे। साम्राज्यों का विस्तार अब सिर्फ जमीन जीतने का खेल नहीं रहा था, यह ज्ञान जीतने का खेल बन चुका था। पिछले 200 सालों में दुनिया उतनी बदल गई जितनी पिछले 2000 सालों में भी नहीं बदली थी। औद्योगिक क्रांति ने हमें भाप और बिजली की शक्ति दी। ट्रेनें, कारें, विमान बने। मेडिकल साइंस ने एंटीबायोटिक्स और टीके दिए। हमारी औसत उम्र दोगुनी हो गई। हमने चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को मिटा दिया। हमने परमाणु की शक्ति खोजी, जो शहर बना भी सकती है और उन्हें मिटा भी सकती है। हम चांद पर पहुंचे। आज मोबाइल में पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। यह सब वैज्ञानिक क्रांति की देन है। हमने प्रकृति के नियम एक एक करके तोड़े। हमने वह शक्तियां हासिल कर ली जो कभी देवताओं के पास मानी जाती थीं। आज दुनिया में लोग भूखमरी से कम, मोटापे से ज्यादा मरते हैं। संक्रामक बीमारियों से कम, बुढ़ापे से ज्यादा। युद्ध में कम, आत्महत्या से ज्यादा। यह इंसानियत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस शक्ति की एक भयानक कीमत भी है। हमने पर्यावरण को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा सिर पर मंडराता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तरक्की हमें खुश कर पाई है, या हम एक बेचैन, अतृप्त प्रजाति बन गए हैं जो बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन खुद को नहीं समझती। अब हम उस मुकाम पर हैं जहां हम सिर्फ दुनिया को ही नहीं, बल्कि खुद इंसान को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। हम होमो सेपियंस के अंत और एक नई प्रजाति की शुरुआत की दहलीज पर खड़े हैं। अध्याय 5, एक जानवर जो भगवान बन गया। अब आगे क्या? हमने 70,000 साल का लंबा सफर तय किया है। अफ्रीका के एक मामूली जानवर से लेकर इस ग्रह के निर्विवाद शासक बनने तक हमने अन्य मानव प्रजातियों को मिटा दिया। हमने विशाल जानवरों का सफाया किया। अब हम प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहे हैं। हम वह जानवर हैं जो भगवान बन गया। लेकिन कहानी का अंत क्या है? अब आगे क्या? हरारी हमें 3 संभावित भविष्यों की ओर ले जाते हैं, जो जितने रोमांचक हैं उतने ही डरावने। 1. बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम अपने शरीर और दिमाग को बदल सकते हैं। अधिक बुद्धिमान, अधिक मजबूत, कभी न बूढ़ा होने वाला इंसान। कल्पना कीजिए, एक दुनिया जहां अमीर लोग सुपर ह्यूमन बच्चे बना सकेंगे और गरीब, साधारण इंसान रह जाएंगे। यह सिर्फ अमीर और गरीब का अंतर नहीं होगा, यह 2 अलग प्रजातियों का अंतर होगा। 2. साइबोर्ग इंजीनियरिंग। इंसानी शरीर प्लस मशीन, यानी साइबोर्ग। आज यह शुरुआत है। पेसमेकर, आर्टिफिशियल हाथ पैर, हियरिंग डिवाइस। भविष्य में यह हमारी चेतना तक जाएगा। हम अपने दिमाग को इंटरनेट से जोड़ सकेंगे। यादें क्लाउड में स्टोर होंगी। हम चेतना को एक शरीर से दूसरे शरीर या रोबोट में भी ट्रांसफर कर सकेंगे। हम एक तरह से अमर हो सकते हैं। लेकिन तब इंसान होने का अर्थ क्या रह जाएगा? अकार्बनिक जीवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिलिकॉन से बनी एक चेतना, एक ऐसी बुद्धि जो जैविक सीमाओं से आजाद होगी। अगर एक दिन सच्ची सुपर इंटेलिजेंस बन गई, होमो सेपियंस का क्या होगा? क्या हम उसके पालतू बन जाएंगे या वह हमें अप्रासंगिक मानकर मिटा देगी? यह सवाल हमारे पूरे अस्तित्व पर सवाल उठाता है। हरारी कहते हैं, हमने दुनिया को तो बदल दिया, लेकिन क्या हम खुद को जानते हैं?
क्या एक औसत इंसान आज एक शिकारी संग्राहक से ज्यादा खुश है? जरूरी नहीं। हमारे पास भगवान जैसी शक्ति है, लेकिन हमारी इच्छाएं अब भी पाषाण युग जैसी हैं। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि एक गैर जिम्मेदार भगवान खुद अपनी दुनिया नष्ट कर सकता है। हम इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर खड़े हैं और हमारा अगला कदम तय करेगा कि इंसानियत का भविष्य कैसा होगा। इस पूरे सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। हमने देखा कैसे संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें कहानियां गढ़ने की शक्ति दी, कैसे कृषि क्रांति ने हमें बांध दिया, कैसे पैसा, साम्राज्य और धर्म ने हमें जोड़ दिया, और कैसे वैज्ञानिक क्रांति ने हमें खुद को बदलने की ताकत दे दी। और आज हम भविष्य के उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां हम खुद अपनी प्रजाति को बदल सकते हैं। इस ऑडियो का सार यही है, हमारी पूरी दुनिया, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति, सब उन कहानियों पर टिका है जिन पर हम सामूहिक रूप से विश्वास करते हैं। और कहानियों को बदलना हमेशा हमारे हाथ में है। अगर इस ऑडियो ने आपके मन में एक भी नया सवाल जगाया हो, तो मेरा प्रयास सफल है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी सबसे चौंकाने वाली सीख बताएं और दी चेंज माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इस ज्ञान यात्रा में आगे भी साथ बने रहें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई किताब और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।